झारखंड के संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड से भी 2 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची सांसद संजय सेठ ने मंत्री पद की शपथ ली है। गौरतलब है कि कोडरमा संसदीय सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाली अन्नपूर्णा देवी ने मंत्री पद की शपथ ली है। अन्नपूर्णा देवी दूसरी बार मंत्री बनाई गई हैं। 2019 में उनको केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। वहीं रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बता दें कि संजय सेठ को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है। गौरतलब है कि संजय सेठ ने रांची में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को हराया। वहीं अन्नपूर्णा देवी कोडरमा भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह को हराकर दूसरी बार संसद भवन पहुंची है। झारखंड बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। सांसद के रूप में अन्नपूर्णा देवी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। लगातार दूसरी बार वो केंद्रीय मंत्री बनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। राजद के रहने के दौरान उन्हें लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में से एक माना जाता था। बीजेपी में उन्हें संगठन और सरकार दोनों में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। विधानसभा की सदस्यता लेंगी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन आज शाम 5 बजे विधानसभा की सदस्यता लेंगी। विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया घटक दल के बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि गांडी उपचुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाली कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को हराया था। कल्पना सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2023 को गांडी सीट से तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने गांडी सीट से बतौर झामुमो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया था। कल्पना ने गांडी उपचुनाव में 27,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की थी। इधर राज्य सरकार में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद कैबिनेट के एक मंत्री पद खाली है। चर्चा है कि कल्पना मुर्मू सोरेन की कैबिनेट में जगह मिल सकती। इतना ही नहीं, पार्टी में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती। कल्पना को पार्टी के उपाध्यक्ष या महासचिव भी बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हमला, 9 की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम 6:15 बजे आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश की तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे 53 सीटों वाली बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य लोग घायल हुए हैं। बस शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने घात लगाकर गोलीबारी की। रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे सभी उत्तर प्रदेश के हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले के बारे में भयावह विवरण साझा किए। एक यात्री ने बताया कि बस पर 25 से 30 गोलियां चलाई गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीर्थयात्रियों पर हुए कायराना आतंकवादी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक RR स्वैन से बात कर हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में उनका मामला सूचीबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बड़गांव अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है और जमानत की मांग की है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने उनकी याचिका पर सुनवाई की है। हेमंत सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। ईडी से कहा गया था कि वह 10 जून से पहले अपना जवाब दाखिल करें। इसके साथ ही जस्टिस मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जून को तय की थी। हेमंत सोरेन के वकील ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि ईडी ने उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया है वह निराधार है। उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि बड़गांव की 8.86 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। यह जमीन भूयहारी प्रकृति की है, जिसे कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस जमीन का मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज है जो यह साबित करे कि यह जमीन उसके नाम पर है। झारखंड में 20 जून तक होगी पीजीटी टीचर्स की नियुक्ति। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 7 मार्च को 1020 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। अब उनकी ज्वाइनिंग होगी। सभी शिक्षकों को 30 मार्च तक नियुक्ति पत्र दे देनी चाहिए थी, लेकिन 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गया था, जिस कारण से शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के नियुक्ति पत्र पा चुके शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि
20 जून तक संबंधित शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा लें। साथ ही उन्हें स्कूलों का आवंटन करते जाएं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के अलावा प्रयोगशाला सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। जिन प्रयोगशाला सहायकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से 20 जून तक योगदान कराएंगे। पोस्टिंग के लिए 3 महीने बाद भी भटक रहे नवनियुक्त 616 जूनियर इंजीनियर। राज्य में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। पथ निर्माण विभाग ने 428 जूनियर इंजीनियरों का योगदान लेकर पोस्टिंग नहीं की है, जबकि नगर विकास ने अब तक 188 जूनियर इंजीनियरों का योगदान भी नहीं लिया है। 616 जूनियर इंजीनियर अपनी पोस्टिंग व योगदान के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने JSSC की ओर से अनुशंसित 1256 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में की है। अनुशंसित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने भव्य समारोह में 7 मार्च 2024 को नियुक्ति पत्र दिया था। जल संसाधन विभाग ने 362 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 136 नवनियुक्त कन्या अभियंताओं का योगदान लेकर उनकी पदस्थापना कर दिए, लेकिन पथ निर्माण विभाग व नगर विकास विभाग में नियुक्त किए गए कन्या अभियंताओं परेशान हैं। फिर भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, स्कूलों के समय बदले। झारखंड में एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। 2-3 जिलों को छोड़ सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। पलामू सबसे गर्म जगह बना हुआ है। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 10 जून से 15 जून जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय भी बदलाव कर दिया गया है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जून तक झारखंड के अलग अलग जिलों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। कहा है कि झारखंड में अधिकतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। 10 जून को पलामू और गढ़वा में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 11 से 12 जून को गढ़वा, पलामू, गोड्डा, देवघर, दुमका में भीषण लहर यानी सीवियर हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून को कई जिलों में हीटवेव के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। 12 जून से रांची में गरज के साथ बारिश का भी अनुमान है। कहा गया कि इस दिन तेज हवाएं भी चल सकेंगी। भीषण गर्मी की वजह से झारखंड में स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि सूबे के सभी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगे। इसके बाद विद्यालयों का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होगा। गर्मी से छुट्टी के बाद सरकारी विद्यालयों में कक्षाएं शुरू हो गई है। बता दें कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। पाकुड़ के 2 गांवों में फैला डायरिया, 30 से ज़्यादा पीड़ित। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा और लेटीपाड़ा प्रखंड के 2 गांवों में डायरिया फैल गया है। अमड़ापाड़ा के बड़ा बास्को गांव में डायरिया से करीब 25 लोग बीमार हैं। वहीं लेटीपाड़ा के छोटा चटकम के पहाड़िया टोला की 2 बच्चियों समेत 6 लोग पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि साफ पानी की सुविधा नहीं होने के कारण इन दोनों गाँवों के लोग झरने का पानी पी रहे थे। इस कारण ये लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। बड़ा बास्को गांव में डायरिया फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल गांव भेज दी गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल भी बड़ा बास्को गांव पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों के मरीजों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। बड़ा बास्को गांव में 25 लोगों की तबीयत भी खराब है। इसमें से 10 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। शेष का इलाज गाँव में ही एक साथ खटिया पर सलाइन लगाकर किया जा रहा है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य टीम गठित की गई है। डायरिया के प्रकोप को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर के डॉक्टर NM, MPW समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं छोटा चटकम गांव के पहाड़िया टोले के दोनों बच्चियों समेत सभी 6 मरीजों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेटीपाड़ा में भर्ती कराया गया है। लातेहार में हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत। लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक के पास एक स्कूटी सवार की हाईवा की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्कूटी पर सवार अन्य 2 लोग मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार होकर 3 लोग कहीं जा रहे थे। स्कूटी की स्पीड काफी तेज थी, जिससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और सड़क पर बने ठोकर के साथ टकरा गई, जिससे पीछे बैठा एक युवक सड़क पर जा गिरा और हाईवा की चपेट में आ गया। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और उन्हें बताया कि वाहन के द्वारा अपने साथी को कुचलता हुआ देख बाकी 2 युवक उसे छोड़कर फरार हो गए। बाद में हुआ घायल युवक को देखने तक नहीं आए। पुलिस अपने तरीके से घटना की जांच कर रही है और मृत युवक की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जामताड़ा के मीजाम में युवक की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा जिले के मीजाम में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक को अपराधियों ने 2 गोली मारी है। मृतक मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का रहने वाला था।
वह एक दूध का कारोबार करता था। मृतक का नाम नंदा यादव है। मिजाम के शास्त्री नगर में युवक को उस वक्त गोली मार दी गई जब वह सो रहा था। अपराधियों ने एक गोली युवक के सीने में और दूसरी गोली उसकी कनपट्टी पर मारी है। सोमवार सुबह जब उसके परिजन उसे उठाने के लिए गए तो उसे खून से लथपथ पाया गया। नंदा यादव के परिजनों ने बताया कि वह एक खुले स्थान पर सो रहा था। अपने मवेशियों की रखवाली करने के लिए वह बाहर में ही खुली जगह पर ही सोता था। वे लोग सोमवार को सुबह जब उसे उठाने गए देखा कि वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिजाम पुलिस को दे दी गई है। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि मृतक नंदा यादव दूध का व्यापार करता था। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है।